गुड मॉर्निंग क्लास। इतिहास पढ़ रहे थे हम और ऐतिहासिक काल में हमने एंट्री मार ली थी। उसमें भी थोड़ा पढ़ लिया था हमने। सिक्कों के बारे में हमारा अध्ययन रह गया था। पुरातात्विक स्रोत, विदेशी स्रोत और तीसरा क्या था आपका, साहित्यिक किताबें या साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्री और साहित्यिक स्रोत। ये तीन स्रोतों से हम इतिहास को जानेंगे। ठीक है, मॉडर्न जो हमारा इतिहास है ऐतिहासिक, उसको हम पढ़ेंगे तीन स्रोतों से। देखिए, पुरातात्विक हमने पढ़ लिया था, अभिलेख हमने पढ़ लिए थे। अभिलेख, एपिक्ट बोलते हैं इनको, और इनकी स्टडी को बोलते हैं हम एपिग्राफी। अभिलेख, पत्थर पे किसी चीज पे जो हार्ड चीज होती है उस पर के खोद खोद करके लिख देना, यानी कि उसके अंदर चला के कोई चीज उससे लिख देना, उसको हम कहते हैं अभिलेख। जैसे पत्थर के ऊपर लिखेंगे तो पत्थर को शिला बोलते हैं, तो शिलालेख हो जाएगा। दीवारों पे लिखेंगे तो भित्ति अभिलेख हो जाएगा। गुफाओं पे लिखेंगे तो केव अभिलेख या गुफा अभिलेख हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के ये हमने पढ़ लिए थे। इसमें एक चीज रह गई थी हमारी, सिक्के हमने पढ़ने, जिनको आज हम पढ़ेंगे। विदेशी यात्री हमने बता दिए थे आपको, इन्होंने किताबें लिखी थी। विदेशी यात्रियों ने यहाँ पे आए थे भारत में और किताबें लिखी थी, पुस्तकें लिखी थी, उनके द्वारा हम भारत के इतिहास को जान पाए हैं। विदेशी यात्रियों में भी कौन थे? हेरोडोटस, जो हिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी किताब लिखी थी हिस्टोरिका। ठीक है, प्लिनी नामक ने लिखी थी, प्लिनी ने लिखी थी नेचुरल हिस्टोरिका। टोलमी ने लिखी थी आपकी ज्योग्राफिका, ज्योग्राफिका। चार यात्री आपके चीन से आए थे। क्या बताया था हमने? FSHE, चार यात्री आए थे। फाहियान, संयोगन, ये क्वेश्चन पूछता है, देखिए, हवेनसांग और इत्सिंग, ये चार यात्री आपके, इत्सिंग, ये चार यात्री आए थे। ये आने का क्रम है इनका। ठीक है, ये किस चीज की ट्रिक थी? आने का क्रम है। ये सबसे पहले आया था फाहियान, इसको देख देख के फिर आया संयोगन, इसके बाद आया फिर हवेनसांग चीन से, और इन तीनों के बाद फिर जो लास्ट में आया था वो इत्सिंग था। तो FSHE। फाहियान की किताब का नाम था फो क्यू की, फो क्यू की। एफ से फाहियान, एफ से फो, फो क्यू की। इसके बाद देखिए संयोगन और आपके इत्सिंग, इन्होंने कोई किताबें यहाँ पे नहीं लिखी, इन्होंने कोई किताबें नहीं लिखी थी। ये यहीं से बौद्ध धर्म की जो किताबें थी उनके यहाँ से प्रतिलिपि यानी कि कॉपी करवा करके, फोटो कॉपी करवा के ये ले गए थे वहां पे पढ़ने के लिए। और हवेनसांग जो है, इनकी किताब का नाम था CU की, CU की। इनकी किताब का नाम था CU की। देखिए, हवेनसांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय, वहां पे ये पढ़ने आया था। लेकिन ये जब पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे ना, इतना ना ये पढ़ लिया कि उसी यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर बन गया। इतना ज्यादा पढ़ लिया कि ये प्रोफेसर बन गया और इसने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था वहीं पे। और पढ़ा पढ़ा के भी इसको इतनी नॉलेज हो गई कि इसको नीतियों का पंडित कहा जाने लगा। हवेनसांग को क्या कहा जाने लगा? नीतियों का पंडित। आप भी जो पढ़ाते पढ़ाते आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपका जो दिमाग है ना, वो नई नई चीजें अपने आप खोजने लग जाएगा। आप एक रिसर्च करोगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक दूसरी रिसर्च आएगी। कोई चीज को देखने का तरीका इतना आपका बदल जाएगा कि उसमें हर चीज में आपको टेक्निक ढूंढोगे उसमें। तो इसलिए इसको नीतियां बनाने लग गया था ये खुद ही, कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक सुधारा जाए, चीन इसमें क्या क्या खामियां हैं, किताबों को किस तरह से सुधारा जाए, इंप्रूवमेंट क्या किया जाए शिक्षा की नीतियों में। तो इसलिए इसे नीतियों का पंडित कहा जाता था। और इतना ज्यादा ये ज्ञान हो गया था इसको, इसलिए इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया। यात्रियों का राजकुमार, यानी कि जितने भी यात्री आए थे ना, उनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया था। तो हवेनसांग को नीतियों का पंडित और यात्रियों का राजकुमार कहा गया। किसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया था? हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया था। अन्य किताबें भी बता दी थी आपको। एक किताब थी पेरिप्लस ऑफ द रिफिडेंसी, जिसका कोई भी लेखक नहीं था। ठीक है, और अब्दुल रज्जाक मुस्लिम यात्री था, उसकी उसकी किताब का नाम था मतला ए शाहीन। देखिए, इत्सिंग जो है, इत्सिंग, इसने हालांकि कोई ना, तो इसने यहाँ पे किताब लिखी, ये पढ़ ही नहीं पाया यहाँ पे। तो ये यहाँ से क्या किया था? 400 फोटोकॉपी ले गया था। 400 फोटोकॉपी करवा के बौद्ध धर्म की वो अपने साथ ले गया था, और वहां पे चीन में इनका अध्ययन किया था इसने। इसके अलावा मार्को पोलो, देखिए मार्को पोलो एक यात्री था, बताना जो रह गया था। मार्को पोलो ये यूरोप का, इटली का यात्री था।
इटली का यात्री था। और ये यहाँ पे भारत में आके ये चीन के रास्ते पे निकल गया था, क्योंकि भारत का इनडायरेक्ट व्यापार होता था चीन से, इसलिए ये चीन की यात्रा पे निकल गया था। भारत आके ये चीन की यात्रा पे चला गया था। और एक था आपका अल मसूदी। अल मसूदी, इसने भारत की मानसून के बारे में बताया था। जो भारत में मानसून शब्द आज प्रचलित है, वर्षा आने का जो संकेत होता है, बारिश, तो इसी ने वो शब्द दिया था। भारत का मानसून जो है ये अल मसूदी ने बताया था। ये आपका भारतीय मानसून मुस्लिम यात्री था, ये मुस्लिम यात्रा था। इसी ने भारत का सबसे पहले, भारत में जो मानसून आता है, जो बारिश होती है जून जुलाई के महीने में, इसी ने उस शब्द का ये प्रचलन किया था, इसी ने ये शब्द मानसून दिया था। तो ये कुछ यात्री थे। और अब अभिलेख में भी हमने देख ली थी। सिक्कों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे हम। देखिए कितनी तरह के सिक्के होते थे शुरुआत से लेकर अंत तक। विदेशी यात्रियों में किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। देखिए सिक्के, अभिलेख हमने पढ़ लिया, सिक्के पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सिक्का आया था सिंधु सभ्यता में, सबसे पहला जो सिक्का था वो सिंधु सभ्यता में बना था। जो हमने मोहर वगैरह पढ़ी थी तो वो टेराकोटा, टेराकोटा आपको बताया था कि जो पकी हुई ईंट होती थी ना, पकी हुई ईंट, उसको बोलते थे टेराकोटा। जब ईंट को ईंट को पका दिया जाता था आग में, तो उसको टेराकोटा की ईंट कहा जाता था। तो सिंधु सभ्यता के सिक्के टेराकोटा के बने हुए होते थे। इसके बाद आए थे मौर्य वंश, जो सबसे पहला वंश था भारत में, मौर्य वंश, जिसका राजा था बिंबिसार। तो उसके समय पे जो सिक्के आए थे, 3 तरह के सिक्के आए थे, आहत, पर्ण। आहत जो सिक्का होता था ये मौर्य वंश के समय आया था। पर्ण जो सिक्का होता था ये 5 धातुओं से बना होता था। ये 5 धातुओं से, अलग अलग 5 धातुएं होती थी मिक्स, उनसे बना होता था पर्ण सिक्का आपका। ठीक है, 5 धातुओं से बना होता था पर्ण सिक्का। और एक था आपका चांदी का सिक्का होता था, जिसको हम बोलते थे पंचमारक। सॉरी, जो पर्ण है ना ये पंचमारक आएगा आपका, पंचमारक, 5 धातुओं का सिक्का। देखिए पंच, पंच से 5, और ये धातु, पंचमारक सिक्का था 5 धातुओं का। और जो पर्ण सिक्का होता था वो होता था आपका चांदी का सिक्का। पर्ण जो सिक्का होता था, सिक्कों का नाम दिया था पर्ण, वो आपका चांदी की धातु का, अकेली चांदी का बना हुआ सिक्का होता था। ये मौर्य वंश में ये 3 तरह के सिक्के हमें मौर्य वंश में पढ़ने हैं। देखिए सातवाहन वंश, इसके बाद आता है सातवाहन वंश के सिक्के। सबसे पहले जो सोने के सिक्के, गोल्ड, जो गोल्ड के सिक्के थे सबसे पहले, वो सातवाहन वंश में देखने को मिले थे। सह से सोना और सह से सातवाहन, सातवाहन वंश में सबसे पहले सोने के सिक्के देखने को आपको मिले थे। तो देखिए सातवाहन जो वंश है, सातवाहन वंश, इसके बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन, सातवाहन वंश में सबसे पहले सीसा के सिक्के देखने के मिले थे। सीसा के सिक्के जो कांच के होते हैं ना, उसके सिक्के देखने को मिले थे सातवाहन वंश में। सह से सातवाहन और सह से सिक्का, सह से सातवाहन, सह से सिक्का। इसके बाद आए थे आपके सोना के सिक्के आए थे आपके यूनान में, यूनानी, यूनान वालों ने चालू किए थे सबसे पहले सोना के सिक्के। और सबसे ज्यादा सोना के सिक्के पूछेगा तो गुप्त काल में आए थे सबसे ज्यादा। देखिए कोई भी चीजें जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो वो नकली बनने लग जाती है, यानी कि फेक बनने लग जाती है, फर्जी। तो सबसे ज्यादा सोना के सिक्के आए थे, और अशुद्ध सिक्के उनको बोला गया था गुप्त काल में। गुप्त काल में आए सबसे ज्यादा सोना के सिक्के। अब जो चीज सबसे ज्यादा आएगी ना, तो जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध हो, तो इन्होंने अशुद्ध सिक्के लाए थे, सबसे ज्यादा अशुद्ध सिक्के लाए थे। ठीक है, इनके सिक्के होते थे सबसे ज्यादा, और इनके सिक्के जो है वो अशुद्ध होते थे। और अब बात कर लेते, सोना तो लेके आए थे, लेकिन शुद्ध सोना के सिक्के कौन लेके आया था? कुछ भी मिलावट नहीं होती थी बिल्कुल। कनिष्क जो राजा था कुषाण वंश का, वो बिल्कुल शुद्ध सोना के सिक्के लेके आया था, शुद्ध सोना के सिक्के लेके आया था। और गुप्त काल में सबसे ज्यादा तो मिले थे, लेकिन जब भी कोई चीज ज्यादा होती है उसकी फर्जी कॉपियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अशुद्ध सोना के सिक्के लाए थे गुप्त काल में। मयूर शैली का सिक्का, सिक्के के ऊपर मोर जो है वो डांस करता हुआ इस तरह से अलग अलग मुद्राओं में होता था, तो वो भी मयूर शैली के सिक्के भी आपके समुद्रगुप्त लेके आया था।
ये जब हम विस्तार से पढ़ेंगे समुद्रगुप्त को तब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखेंगे, क्योंकि हम समुद्रगुप्त को नहीं पढ़ रहे, हम तो सिक्कों को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इतना याद रखेंगे। मयूर शैली के जो सिक्के हैं वो समुद्रगुप्त लाया था, और इसी में गुप्त काल में ही राजा और रानी, राजा रानी, एक तरफ सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड और टेल, तो एक तरफ राजा छपा होता था, दूसरी तरफ होता था आपका रानी छपी होती थी। तो इस तरह के जो सिक्के हैं, दो दो राजा इसको लेके आए थे, एक को चंद्रगुप्त प्रथम, एक चंद्रगुप्त प्रथम और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये राजा रानी दोनों तरफ इन्होंने छपवाए थे, इधर राजा छपवा था, दूसरी तरफ रानी होती थी किसी भी मुद्रा में। तो राजा रानी के जो सिक्के लेके आए थे वो गुप्त काल में आए थे। इसके बाद आप क्या आते हैं, शेरशाह सूरी भी एक सिक्का लेके आया था, शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी जो है बिहार का शासक था। शेरशाह सूरी तीन तरह के सिक्के लेके आया था ये, एक लेके आया था ये दाम, एक लेके आया था ये अशरफी, तीन सिक्के लेके आया था, दाम, अशरफी और रुपया, दाम, अशरफी और रुपया। ठीक है, तो अशरफी जो होती है वो सबसे अमीर लोगों के लिए थी, अशरफी जो है वो सबसे अमीर लोगों के लिए होती थी, जो जो उस समय के सबसे अमीर लोग होते, जो व्यापारी लोग थे, जिनके पास पैसे का भंडार होता था, ठीक है, उनके लिए थी अशरफी। ये किसकी मुद्रा थी, अमीर लोगों की मुद्रा थी। अगर इनको कोई चीज खरीदनी होती थी तो ये अशरफी देते थे, क्योंकि चीज भी तो उतनी महंगी खरीदेंगे ना। आज देखिए अगर कोई सोना खरीदेगा तो कितने कितने के नोट देगा, 500 रुपए के। अगर कोई खरीदेगा छोटी वॉशिंग मशीन तो 200 रुपए के नोट भी दे सकता है। ठीक है, अगर किसी को प्लेटिनम खरीदनी पड़गी, यूरेनियम खरीदनी पड़गी, तो वो बिल्कुल उससे भी महंगी चीजें देगा। तो इस तरह से जो अशरफी है ना, तो वो अमीर लोगों की थी। और दाम जो है ये तांबा का होता था, ये गरीब लोगों के लिए होता था। दाम जो है वो गरीब लोगों की मुद्रा होती थी, क्योंकि गरीब लोग तो थोड़ी बहुत खरीदेंगे। जैसे मेरे को मान लो जाना है बस में किराया देना है, तो मैं तो 10 या 20-30 रुपए दे दूंगा, 100 का नोट दे दूंगा, ठीक है, बहुत दूर नहीं जाना होगा तो। लेकिन अगर वहीं कोई बड़ा आदमी जाएगा तो वो तो ऑनलाइन उस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा। मान लो कोई गाड़ी लेके जा रहा खुद की 5,000 का, उसने तेल पेट्रोल डलवा लिया, तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा या डेबिट कार्ड से करेगा, ठीक है। लेकिन मैं तो गाड़ी से जाऊंगा नहीं, बस में जाऊंगा, तो 10-20-30 के या कॉइन रखूंगा। तो इसलिए जो गरीब लोग होते थे ना, वो करते थे दाम तांबा की मुद्रा में, अशरफी अमीर लोगों के लिए होती थी, और रुपया जो है ये चांदी का होता था। मिडिल जो क्लास होती थी, मिडिल क्लास के लोग, वो ना महंगी चीजें खरीदते थे ना ज्यादा सस्ती चीजें खरीदते थे, बीच में 40 जो ठीक ठाक सी चीजें होती थी वो लेते थे। तो ये होता था इनके लिए, मिडिल लोगों के लिए। तीन तरह के सिक्के किसने चलाए थे, शेरशाह सूरी ने चलाए थे। ठीक है, अब देखिए सिंधु सभ्यता में टेराकोटा के सिक्के हो गए। राजा रानी का सिक्का किसने चलाया था, चंद्रगुप्त वन और द्वितीय दोनों ने चलाया था ये गुप्त काल में। सीसा के सिक्के सबसे पहले सातवाहन वंश ने चलाए थे। और शुद्ध सोना के सिक्के की बात करेगा तो कुषाण वंश में जब राजा कनिष्क होता था, ठीक है, रेशम मार्ग पर भी उसने कब्जा कर लिया था। चीन में जो आज हमारे को बोलने नहीं देता, उस पर भी इसने कब्जा कर लिया था राजा कनिष्क ने। और मौर्य वंश में तीन तरह के सिक्के आए थे, आहत, पंचमारक जो 5 धातुओं का बना होता था, और पर्ण जो चांदी का बना होता था। तो ध्यान रखेंगे, मौर्य वंश में जो चांदी का सिक्का होता था उसको पर्ण बोलते थे, और शेरशाह सूरी ने जो चांदी का सिक्का चलाया था उसको रुपया बोलते थे। ये इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने किस चांदी के सिक्के को क्या बोला जाता था, इन्हीं में से ऑप्शन देगा, रुपया, दाम, पर्ण और पंचमारक। क्या लगाएंगे, रुपया हो जाएगा, ठीक है। यूनानी में सोना था, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में आएगा। मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त ने चलाया था, समुद्रगुप्त ने चलाया था गुप्त काल जब वंश चल रहा था उस समय। अब हमारा रह गया इसमें सिर्फ साहित्यिक किताबें। अब इसमें हमारा रह गया सिर्फ साहित्यिक किताबें। साहित्यिक किताबें को हम कल पढ़ेंगे। देखिए नीतियों का पंडित किसे कहा जाता है, नीतियों का पंडित, और यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, हवेनसांग को। यात्रियों का पंडित और नीतियों का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और नीतियों का पंडित कहा जाता है हवेनसांग को। और कोई इसमें किसी को दिक्कत, इसमें हम किताबें पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ की पढ़ेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, धार्मिक, गैर धार्मिक, ये सब किताबें हम इसमें पढ़ेंगे। तो इनके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।